But our restrictions, judges' restrictions, are self-restraint. जैसे कि सेल्फ रिस्ट्रेंट. जैसे कि to have minimum interaction with public. Yeah. And in case that FIR is ultimately found to be false, जी. maximum sentence to my mind is up to 6 months अच्छा. or fine or both. Real जो working hours है ना, वो स्टार्ट होते हैं 4 बजे के बाद ही. जब आप स्टडी करते हैं. सो इसमें क्या हुआ है सीनियर सिटीजन वाले में, पहले तो व्यू ये था कि इफ those terms and conditions that in case he or she does not provide me the basic amenities of my life, I can get this deed set aside or cancelled by way of approaching the competent authority. If wife is having dominant position, earning more than the husband, even husband can ask for maintenance. Hi all, welcome to Charu Kumar show. Today we have a very interesting guest with us. इतने इंटरेस्टिंग है वो कि मैं जब उनसे बात कर रही थी तो आई वाज गेटिंग मेस्मराइज्ड. फॉर व्हाट रीज़न? बिकॉज ही इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम टुडे विद अस. अ वेरी एलोक्वेंट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड अ वेरी डायरेक्ट पर्सन. और जजेस होते भी ऐसे हैं क्योंकि उन्होंने इंसाफ करना होता है एंड पीपल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेथ ऑन देम. तो आज इनसे बिफोर शूट बात करके आई रियलाइज्ड दैट हाउ द पर्सनालिटी चेंजेस. आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की लाइफ, किसी का करियर, किसी के रिलेशनशिप को लेके, एंड हाउ दे बिकम एन अमेजिंग पर्सन. सो आई रियली फील प्राउड टू इन्वाइट एंड टू इंट्रोड्यूस जस्टिस राज मोहन जी ऑन आवर पॉडकास्ट. वेलकम सर. नमस्कार मैम. मतलब आई फील दैट आई एम रियली ऑनर्ड ऑल्सो एंड आई फील दैट आपसे बात करके ये लग रहा था कि इंसाफ का तराजू वाली फीलिंग आई है. सी आई एम इन अ नेबरहुड ऑफ जजेस. तो हमें ऐसा लगता है कि जज की लाइफ इज़ वेरी फुल ऑफ कंफर्टेबल बहुत है, ग्लोरियस बहुत है. ऐसी बात नहीं है मैम. बिल्कुल. मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमें दिखता है बाहर से, इज इट ट्रू? प्रेशर किस तरीके की लाइफ होती है? देखो, जज की लाइफ है ना, वो वैसी नहीं है जैसी अपीयर होती है. जी. जज की लाइफ सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है और रात के 11 बजे ख़त्म होती है. ओके. इन बिटवीन यदि आप एंजॉय करना चाहें तो आप अपना लंच एंजॉय कर लें जी, अपना डिनर एंजॉय कर लें और थोड़ी बहुत आप इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक एंजॉय कर लें. ओके. देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम शेड्यूल फिक्स्ड फॉर, बिकॉज वर्क प्रेशर इज सच कि आपको घर से ही पढ़ के जाना पड़ेगा. सी द नंबर ऑफ केसेस लिस्टेड पर डे एंड you will have to dispose of so many cases. And now the distribution of cases is not on uniform basis. अच्छा. Urgent cases are to be treated जी on priority basis. You will have to deliver. You will have to hear them out. And in case of urgency, you will have to grant relief prayed by the petitioner or incumbent, whosoever he may be, she may be. But thing is, you will have to be well equipped before going to the court because you have no such time. If you divide total number of hours with those cases which are fixed for on urgent basis, you will find only 5 minutes to hear and deliver the goods. लगे रहते हैं cases. So judges used to prepare cases more than the advocates. Advocate is having only one case or two cases per court or 3, 4, 5 cases. Judges have to read all cases belonging to so many advocates. और आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी होती है कि मैं जो डिसीजन है वो ठीक लूं. देखो, ठीक और गलत डिसीजन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग. यदि डिसीजन सारे ही ठीक हों तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एबॉलिश हो जाएं. Right. The judgment passed by the feeder, the judge of feeder level, supposing magisterial position or sub-judge position, if his judgment, his assessment has to be taken to be the end of the earth,
हाँ जी, then there is no need for appeal and revision or SLP etc. Then बिल्कुल सही है, बिल्कुल be सही happy with the original version. तो hierarchy of remedies is only to see the correctness of the verdict given by the subordinate. या एंड सर आई विल रिक्वेस्ट कि हम थोड़ा हिंदी में बोलेंगे बिकॉज हमारी ऑडियंस इज ऑल Okay, हिंदी आई mix एम कर लेंगे रिक्वेस्टिंग मैम। यू दैट बिकॉज हमारी ऑडियंस इज ऑल मिक्स्ड एंड मैं चाहती हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड आई एम श्योर पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड कि वो आपको सुने। तो एज यू सेड कि प्रेशर मतलब वर्किंग आवर्स का कुछ हमें वो जज ने वो जैसे कहते हैं कि जी 4 बजे तक कोर्ट खुला है, 4 बजे मतलब वट एवर एग्जाम्पल की हेयरिंग हो गई है, तो वी थिंक एज अ कॉमन मैन कि जज साहब ने तो बस उस टाइम सुनना है और हाँ या ना देनी है एंड क्या पता उनका मूड अच्छा है कैसा है एंड जज, बट बैकग्राउंड में बहुत काम है। रियल जो वर्किंग आवर्स है ना वो स्टार्ट होते हैं 4 बजे के बाद ही। जब आप स्टडी करते हो जब आप चैम्बर में जाते हैं जी, आपके पास जो आपका डिक्टेशन वर्क है वो आएगा पहले। यू विल हैव टू करेक्ट द ऑर्डर्स, ओके, all interlocutory orders or orders passed under bail jurisdictions or stay matters. Thereafter you will have to correct it, get the correction done from your staff, then sign it. Then the cases in which orders are to be passed, those are reserved during course of the जी जी during course of hearing. You will have to dictate those orders. हाँ जी, And in those urgent cases, you will have to ensure that order or judgment is released on that very day after signing the same. वो जो शाम को वो जो ऑनलाइन लेते हैं कि क्या जजमेंट Online. आई है, तो जजेस का जो जजेस के कोर्ट आवर्स है ना वो 4 बजे तक नहीं है, वो बहुत सी बार जज 8 बजे भी आता है घर। हाँ एंड बिफोर ही इज रीचिंग होम जी, नेक्स्ट डे के जो केसेस है ना, बल्क ऑफ पाइल्स ऑफ दोज केसेस वो जज से पहले घर पहुंच जाती हैं। ओ माय गॉड। अच्छा मैंने तो हमेशा, यू आर राइट, मैंने कभी उनको वॉक करते ही देखा है बट जो उनका प्रेशर है वो तो हमें नहीं दिखता है ना। टॉकिंग अबाउट योर केसेस, आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि सर जस्टिस राजमोहन जी ने एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक केस किया था विच जो 101 दिन चला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 101 दिन चला था वो केस एंड आई थिंक उसकी 500 प्लस तो उसके वो थे पेजेस थे और 101 डे वो चला था और वो किसी एक महाराजा की फैमिली का था, एक रॉयल फैमिली का केस था। तो हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ आपसे लेना चलेंगे बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पंजाब केस दैट वाज द एस्टेट ऑफ महाराजा फरीदकोट हरिंदर सिंह, महाराजा फरीदकोट हरिंदर सिंह बराड़, वंश बहादुर बराड़। अच्छा जी, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था कि राजा हैड 1 son ओके and 3 daughters. तो सन प्रीडिसीज्ड हिम, ओके, लड़के की डेथ हो गई थी, राजा महेंद्र सिंह की लाइफ टाइम के दौरान ही डेथ हो गई थी। सो राजा वाज सर्वाइव्ड बाय 3 daughters एंड मदर एट दैट टाइम, अच्छा एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जब राजा की डेथ हाँ हुई, अच्छा जी, सो आउट ऑफ दोज 3 daughters, 3 लड़कियों में से एक डॉटर जो बीच वाली लड़की थी ना, उन्होंने विल के बेसिस पे शी क्लेम्ड विल कि राजा ने मेरे नाम विल की है पूरी एस्टेट की, which was false. एंड दैट विल वाज अल्टीमेटली चैलेंज्ड बाय द एल्डेस्ट डॉटर अच्छा, in a suit for declaration, and that will was set aside by the courts below. अच्छा, जब वो will खत्म होगी, on the basis of that will, that second daughter हाँ जी, constituted a trust there, अच्छा, taking over entire property. और वो ट्रस्ट ही सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता था। एंड प्रॉपर्टी वाज द ह्यूज प्रॉपर्टी वाज Royal इन्वॉल्व्ड, family, जी। 30,000 crores प्रॉपर्टी ओके, spreading in Bombay, Delhi, Mashobra, London, Chandigarh, अच्छा, and 3 palaces in Faridkot, 2 buildings in Delhi, popularly known as Faridkot houses, ओके, and cash, so many vehicles, गोल्ड gold, ज्वेलरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई in estimation that property, unless and until rendition is properly done, nobody can count the exact ओके, amount. ओके,
सो वो केस था जो अल्टीमेटली बाय एग्जॉस्टिंग डिफरेंट रेमेडीज बिफोर द कोर्ट्स बिलो, जैसे फेडरल लेवल पर सब जज की कोर्ट ने हुआ, फिर अपील हुई, फिर राजा साहब का एक छोटा लड़का था, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा, छोटे लड़के ने ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्राइमेजिनेचर बोलते हैं उसको, अच्छा, कि यदि राजा के पास लड़का नहीं है हाँ जी, तो छोटे भाई, जैसे कि राजस्थान में भी होता था ना कि छोटे भाई विल टेक ओवर द एस्टेट, गद्दी। अच्छा कि कोई मेल वो नहीं है, भाई गद्दी, हाँ गद्दी मेरे को मिलेगी, अब ये भाई की गद्दी मेरे पास आएगी तो मैं सारी प्रॉपर्टी का और गद्दी का मालिक मैं हूँ। जी, तो कोर्ट्स ने अल्टीमेटली एसेस किया, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट, कि भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हाँ जी, देयर इज नो गद्दी। हाँ वो खत्म हो गया। आफ्टर 71 26th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एट द मोस्ट वो गद्दी का तो कोई इशू रहा नहीं, वो जो प्रॉपर्टी थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ राजा थी, जो कि अल्टीमेटली हमने इनहेरिटेंस के बेस पे जो भी क्लास 1 हेयर थे एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ राजा, वी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 3 daughters, अच्छा, एंड मदर वाज आल्सो सर्वाइविंग एट दैट टाइम। तो मदर को भी मिली। तो मदर को भी प्रोपोर्शनेट शेयर गया। मदर ने एक विल की थी राजा के छोटे भाई के नाम, अच्छा, टू दैट एक्सटेंट हमने छोटे भाई को भी मदर का हिस्सा दे दिया, उसमें जो प्रोपोर्शनेट मदर उसको आता था। सो दिस वर्डिक्ट डिलीवर्ड बाय मी, आई हर्ड दैट केस फॉर एट लीस्ट 101 हियरिंग, ओ माय गॉड, बिकॉज रिकॉर्ड वाज सच, रिकॉर्ड एक पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के आता था। अच्छा, तो सीनियर एडवोकेट्स वर सो काइंड टू मी दैट they prepared that case thoroughly, and they facilitated the court to appreciate their arguments and pass a judgment which was ultimately endorsed by the Supreme Court also. मतलब जो आपने जजमेंट दी वो थी Supreme वो Court ने ही भी सुप्रीम upheld कोर्ट ने कर मानी, मान लिया वो जजमेंट, वो ही माना। and thereafter this is end of this chapter. दिस चैप्टर, Judgeship and lawyership both are distinct things. डिस्टिंक्ट थिंग्स, लॉयर्स की भी रिस्ट्रिक्शन हैं, लॉयर्स की रिस्ट्रिक्शन हैं, वो डिफाइंड रिस्ट्रिक्शन हैं अंडर द एडवोकेट्स एक्ट, ओके, भी लॉयर को क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ जी, एंड देयर मे बी सम फ्यू अदर रिस्ट्रिक्शंस आल्सो सेल्फ इम्पोज्ड, जी, बट आवर रिस्ट्रिक्शंस, जजेस रिस्ट्रिक्शंस आर सेल्फ रिस्ट्रेंट, जैसे कि सेल्फ रिस्ट्रेंट, जैसे कि टू हैव मिनिमम इंटरेक्शन विद पब्लिक, या to appear, not to appear on public platform, ओके, अंडर पब्लिक, मतलब कोई ऐसा आप, योर एक्सपोजर शुड बी विद इन 4 walls ऑफ योर हाउस। तभी आप ये बहुत लेटेस्ट रिटायर हुए हैं, तभी आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो। आई थिंक उससे पहले शायद नहीं, मैं कभी नहीं आया मैडम। हाँ जी, दिस इज माय दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट पॉडकास्ट। इंटरेक्शन विद यू। एंड व्हाट अदर रिस्ट्रिक्शंस डू वी हैव? रिस्ट्रिक्शंस मैडम यही है कि आपकी इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन में लीड टू सो मेनी थिंग्स। सो इज देयर सम थ्रेट भी मिलते हैं जजेस को जब आपके हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं? बिल्कुल मिलते हैं मैम, तो जान की मतलब थ्रेट मिलते हैं, थ्रेट अननोन क्वार्टर्स से आते हैं, बहुत से आदमी बाय नेम भी करते हैं। अब क्या है कि यदि आप इस पोजीशन में हो ना, आप यू कांट बी द कंप्लेनेंट ऑफ योर ओन केस। ऑफ कोर्स जजेस के पास कंप्लेंट आती हैं, एट द मोस्ट क्या होता है कि आपको यदि इफ यू आर सेटिस्फाइड दैट वे दिस कंप्लेंट इज मिस्चीवियस कंप्लेंट, you can make a complaint to the पुलिस, no, not to पुलिस के पास ऐसे नहीं जाते ना। हाँ, वो पहले तो हायरकी ऑफ जो आपके है, आपका सेक्रेटरीट है चीफ जस्टिस का, उसमें को भी दिस कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड दिस इज द सब्जेक्ट मैटर, बेटर टू आइदर गेट रिड ऑफ इट बाय वे ऑफ रिक्यूजिंग। दैट ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसे आपने बोला, एंड आई थिंक इट्स वेरी सैड कि आप मतलब एक जज भी हो या कोई भी अच्छी पोजीशन में भी हो, दे आर ऑल्सो नॉट सेफ बाय दिस मॉन्गर्स जो ऐसे वो करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। तो दिस फॉल्स FIRs जो एक ट्रेंड बन गया है, वेयर यू नो व्हेन पुलिस इज अंडर द नाइफ कि तुमने FIR क्यों नहीं अभी तक करी है ना, तो ये जो फॉल्स FIRs होती हैं उसके ऊपर क्या लॉ है कि व्हाट इज द पनिशमेंट व्हेन इट्स इफ FIR इज अल्टीमेटली प्रूव्ड टू बी फॉल्स, सपोजिंग कंप्लेनेंट ही बाद में कह देता है जी मैंने तो गलत FIR लिखवाई, या प्रूव ही नहीं हुआ कि उसने गलत किया नहीं, वो तो प्रूव होने के बाद तो कोर्ट करेगी फिर। हाँ जी, कंप्लेनेंट करता है, प्रूव होने के बाद तो कोर्ट कैन आस्क फॉर लॉजिंग ऑफ कलंदरा अंडर सेक्शन 182। व्हाट इज दैट? कलंदरा इज ए कंप्लेंट। अच्छा, सेक्शन 182 में उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कैन बी लॉन्च्ड, अच्छा एंड इन केस दैट FIR इज अल्टीमेटली फाउंड टू बी फॉल्स, जी,
then on the that fellow can be prosecuted in court of law, and maximum sentence to my mind is up to 6 months अच्छा, or fine or both. और both. Yes. Okay. तो मतलब ये So एक that this will serve as deterrent. Deterrent means कि to with this punishment on record, हाँ जी, that person दोबारा नहीं FIR. नहीं करेगा. अच्छा, Deterrent for others कि भी if I do act of this nature, I will be punished also. I can be punished also. अगेन. तो क्या वो दोबारा कोई FIR लॉन्च कर सकते हैं? उसकी वैल्यू है? नहीं, वो उसको वो लॉ परमिट कर देता है कि नहीं. Once decided, देन इट्स it डन. can only be turned down or सो दैट set aside in appeal only. ओ लवली. और सो दैट revision. मींस उस इंसान की वो पावर ऑफ FIR भी चली जाती है. तो टुमारो ही उसने कांट एक्ट एक मिस्टीरियस. FIR की and that was found to be false राइट. and he is prosecuted. हाँ He जी. can't lodge second FIR on that very cause of action. ऑन दैट वेरी कॉज ऑफ एक्शन. अच्छा अच्छा, ठीक है. Justice Rajmohan was a very profound judge in criminal laws, in matrimony laws, agricultural laws. And आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछेंगे where the common public will be benefited. So the first question comes very important is senior citizens. Senior citizens के क्या law and powers हैं जो I think they might not be knowing either. कई बार ऐसा होता है कि they're not that well versed with all the laws. So what are the सीनियर सिटीजन का की rights का जो राइट है ना आज के टाइम में बड़ा बर्निंग इशू है. हाँ जी. Earlier, in this very act of 2007, Senior Citizen Act, अच्छा that was enacted in 2007, जी. under section 4 of the act or under section 5 of the act, there is a right of maintenance. Application has to be filed under section 5. Maintenance from his own wards, sons, daughters, property चाहे उनको इनहेरिट की है नहीं की है, चाहे उसकी तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर वो सकते मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकता है. हैं. अच्छा, And that award can be passed under section 9. ओके. सो दैट मीन्स कि कोई भी सीनियर सिटीजन जाके ये मतलब ये ऑर्डर कर सकता है कि माय चिल्ड्रन वो मेरी ध्यान रखें. ध्यान रखें. वो है एक फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट अंडर सेक्शन 4, 5 एंड अवार्ड कैन बी पास्ड अंडर सेक्शन 9 एंड if I am not wrong 11 also. अच्छा, And that order is executable. उसको एग्जीक्यूट भी करा सकता है वो. एग्जीक्यूट का क्या मतलब है कि देन इजराइल मतलब उसको लागू भी करा सकता है. तो वो लागू में क्या होता है जैसे वो कोर्ट की डिक्री मानी जाती है. अच्छा, जो भी उसके कोर्ट का प्रोसीजर होता है ना सिविल कोर्ट डिक्री को जी, जी, एग्जीक्यूट जी, करने जी, के जी, लिए जी. वो माना जाता है उसका. ओके. वन इज कि आप मेंटेनेंस के लिए कर सकते हैं. यू This कैन is- डिमांड. हाँ, दिस इज फर्स्ट पार्ट. ऑलराइट. सेकंड पार्ट है कि मान लो किसी सीनियर सिटीजन के पास कोई प्रॉपर्टी है हाँ जी. एंड वो लव एंड अफेक्शन में अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम दे देता है. जीते जी. और उस डीड जीते जी उस डीड के अंदर वो ये लिख देता है कि यदि मेरा लड़का मेरे को बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर, सो दिस डीड कैन बी कैंसिल. कैंसल्ड एट हिज इंस्टेंस कि भाई वो उसको कैंसिल करा सकता है. जी. सो इस इशू पे बहुत केस डिसाइड हुए पहले, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी हुए, बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आई. तो कोई ऐसा बिकॉज लॉ इज नॉट स्टैटिक. या इट लॉ इज ए डायनेमिक प्रोसेस. जी Law keeps on changing जी on the basis of socio-economic changes in the society. बिल्कुल. तो लॉ का स्टैटिक होना भी कोई अच्छी बात नहीं है. हाँ, लॉ का डायनेमिक होना अच्छी बात है कि ओल्ड ऑब्सोलेट लॉज जितने भी हैं वो इग्नोर होंगे, नया लॉ आएगा बिल्कुल. एंड नया लॉ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन. सिचुएशन को डील करेगा एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू द पब्लिक एट लार्ज. जी सो इसमें क्या हुआ है सीनियर सिटीजन वाले में जी. कि पहले तो आ गया भी उसमें ये पहले तो व्यू ये था कि इफ हाँ those terms and conditions that in case he or she does not provide me the basic amenities of my life, I can get this deed set aside or cancelled by way of approaching the competent authority like subdivisional officer, जो भी prescribed authority ट्राइब्यूनल जो भी है उसके अंदर है. अब उसमें एक डिफरेंस ये आ गया एक टाइम पे कि मान लो उसमें तो लिखा नहीं, हाँ वो जी. तो लव एंड अफेक्शन में रश ऑफ ब्लड में उसने एग्जीक्यूट कर दिया, भाई मेरा लड़का लड़की है, True. मेरे बाद में दे दिया. और उसके बाद में उन्होंने सेवा करनी कर दी बंद राइट. उस बुजुर्ग की. उसमें उसने केस डाला
हाँ एक जज पहले एक केरला का एक जजमेंट आया था फुल बेंच का, जी। उन्होंने कह दिया कि यदि इसमें रिसाइटल नहीं है डीड के अंदर, देन दी sons and daughters are not bound. That deed cannot be cancelled. The deed has conferred a perfect title over the children. जी। लेकिन बाद में एक हमारा व्यू आ गया जी, हमारा हाईकोर्ट का, एक बार डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ जस्टिस वजीफदार दर्शा देवी, दर्शा या दीक्षा देवी, जी। उन्होंने कहा है कि यदि उसमें नहीं है हाँ। और आपने जो कंप्लेंट डाली है प्रेसिडेंट अथॉरिटी में, उसमें लिखा है आपने कि नाउ दैट रिट्रेशन ऑफ फैक्ट्स दैट आई ट्रांसफर्ड दिस प्रॉपर्टी, आई डोनेटेड दिस प्रॉपर्टी, आई एग्जीक्यूटेड दैट डीड ऑन अकाउंट ऑफ एलिमेंट अफेक्शन with an idea that they will serve me in my old age, and now they have stopped. वो उसने दी कंप्लेंट में लिख दिया दिस इज सफिशिएंट, अच्छा। that property, that deed can be cancelled, that property would revert back to the old person, parents. So this view now stands reaffirmed by the Supreme Court in 2023 judgment of My Lord Justice Call. Oh lovely. Okay, so that वो कैंसिल कर सकते हैं। वो कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें भी है ना, दे आर सो मेनी ग्रे एरियाज। चलो वो एक डिबेट की बात अलग है, क्योंकि नाउ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज लॉ ऑफ द लैंड अंडर आर्टिकल 141 जी। कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो एक बार ये होता है, दिस इज लॉ अंडर आर्टिकल 141 लॉ ऑफ द लैंड होता है और वो सब पे लागू होता है, और ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है इन फेवर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड दैट हैज टू बी appreciated. और yes, absolutely. तो ओके, सो दैट मीन्स एक तो है कि मेंटेनेंस के लिए ये बात होती ये है ना, मेंटेनेंस है और सीनियर सिटीजन। क्या वो अपनी विल कैंसिल कर सकते हैं? मतलब एज इन वो जो उन्होंने गिफ्ट डीड दिया वो है, तो कैंसिल हो ही गई ना फिर। अच्छा वो कैंसिल भी हो गई वो है। कैंसिल होगी। और एक और चीज है उसमें, हाँ जी। अब एक डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना एक रेमेडी है डिक्लेरेशन की फॉर्म में, कि यू विल हैव टू डिक्लेयर सम डॉक्यूमेंट टू बी null and void. Supposing court declares that gift deed to be null and void because of non-compliance of conditions जी। or because of ABC reasons, हाँ that deed is cancelled. जी। What is the executory mechanism for taking possession? अब कब्जा तो कर लिया बेटे हुआ का, उस कब्जे को कैसे लोगे वापिस आप? Unless and until some order of ejectment is passed by the court. जी। अब कोर्ट्स ने ये कहा कि order of ejectment is also inbuilt in this order of cancellation. That order of cancellation would entail in delivery of possession also. ओके, तो घर प्रॉपर्टी भी खाली करवा सकते हैं। Yes, ejectment is automatic thereafter. Okay. That order can be executed, and that execution, the ejectment order can be passed, and the fellow has to vacate the property. All right, so that is a part of the judgment. Part of this. उसके लिए एक्स्ट्रा Though there is no such provision under the act. अच्छा, इजेक्टमेंट का कहीं नहीं है उसके अंदर नहीं लेकिन इट इज इनबिल्ट मैकेनिज्म which is there. That would entail, ejectment would entail after passing of order of cancellation of that deed. All right, मतलब वो उसमें मेंशन नहीं होता है, लेकिन it's a part of it. The beneficiary of that order can execute it. Beneficiary obviously would be the old parents. Yeah. So they can execute it. Oh, that's very nice. In fact, this is something which is something new for us. Now senior citizens ka, I have a very soft corner for the fact that obviously you know parents are growing. Common problem these days everywhere. बिल्कुल। तो ना एक और प्रॉब्लम भी तो है ना इसमें। जी जी बताएं प्लीज। This is not the end here. The one more controversy creeps in. अच्छा। Supposing now there will be a overlapping phenomena of two laws. Okay. One is domestic violence. Which is from the daughter-in-law. Daughter-in-law. Supposing daughter-in-law is having some strained relation with her husband, and she is living in that very house. हाँ जी। Belonging to father-in-law. जी। So that house would be the shared house of the daughter-in-law. Okay. Under Domestic Violence Act. अगर ओके, लेट्स कनेक्टेड टू दिस, लेट्स से कि वहाँ पे पेरेंट्स ने करवाया कि हमें तो घर खाली करवाना है, कि हमारे तो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस।
उधर डॉटर इन लॉ ये केस डाल देती है कि आई एम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस विद द हस्बैंड एंड इवन इन लॉज भी मेरे को अब्यूज करते हैं जो भी एलिगेशन हो, वर्बली। तो फिर वो उस जजमेंट में एंड इफ सपोजिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज पास्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हाँ जी, which act will prevail? Now, Which act will prevail? Yeah. domestic violence act is of 2006 act, 5 act, Okay. 2005 act, Okay. and senior citizen act is of 2007. अच्छा. Both the acts have non-obstantive clauses Okay. कि nothing would prevent from this court, but दूसरे एक्ट के कोई प्रोविजन लागू नहीं होते इसके ऊपर, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज ये होती है दोनों में, दोनों में है, दोनों में है दोनों में है, तो कौन सा एक्ट किसको ओवरराइड करेगा? जी. अब उसमें तो ये है कि बुजुर्ग जो ओल्ड पर्सन है उसका एब्सोल्यूट राइट है अंडर सेक्शन 23 टू गेट हिज प्रॉपर्टी वकेटेड. उसमें आ गया डॉटर इन लॉ का कि दिस इज माय शेयर्ड हाउस, आई कांट बी इजेक्टेड. ओके. विच लॉ विल प्रिवेल? जज साहब हैज टू टेल. नाउ दिस वेरी अर्लियर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस इशू इन एसआर बत्राज केस. एसआर बत्रा एक सुप्रीम कोर्ट में गया था केस ऐसा. एसआर बत्रा में कह दिया कि फादर इन लॉ का राइट एब्सोल्यूट है, डॉटर इन लॉ कांट क्लेम इट शेयर्ड हाउस, शी विल हैव टू मेक वे फॉर फादर इन लॉ. अच्छा. लेकिन उसके बाद में एस विनीता केस बिफोर द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट हार्मोनाइज्ड बोथ द प्रोविजंस of both the acts, and ultimately, irrespective of any such clauses, non-obstant clauses, Supreme Court harmonized and give preference to the wife. That shared house, wife means daughter-in-law. Daughter-in-law, shared house will be honored, because that is the one word they used in this is prominent. No, this was some specific words were used, and they harmonized it in a way. Though they are not against this Senior Citizen Act, but they make some divergence on the ground that since order of protection has already been passed under section 17, so we will bring out this case from the purview of section 23. So in S. Vanita, that S.R. Batra's judgment stands overruled. Acha. And now the judgment of the apex court is like this. So that harmonious daughter-in-law construction. will also have a share. Shared house, she may not be having share, but shared, she has but right she of can't, residence. Yeah, but they can't evict the son and the daughter-in-law out. So right of residence. So, but obviously, so if I see as a layman कि अगर वो in-laws कहते हैं कि भाई you please get out of the house, हमने तो बेचना है, जैसे तो what is फिर वो उसको घर देंगे? नहीं, इसके बारे में लॉ ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा अभी तक इसके ऊपर. हाँ. लेकिन ये ऐसी सिचुएशन आ गई इसके अंदर कि अर्लियर व्यू वाज दैट सेक्शन 23 वाज एब्सोल्यूट राइट ऑफ सीनियर सिटीजन. सेक्शन 7 प्रोटेक्शन ऑर्डर इफ पास्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग्स in respect of shared house of daughter-in-law, that order has to be honored. That has to be. But for daughter-in-law to claim that right, उनको domestic violence की proof देने पड़ेंगे. Proof उसमें क्या है कि उसमें एप्लीकेशन लगाती हैं, हाँ, वो कंटेस्ट होता है, हाँ, उसमें ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 17, 18, 19, हाँ. फिर वो राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता है उसको. बट वो प्रूफ में अगर सपोज वर्बल अब्यूज है, नहीं, वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना. कोर्ट कैन डिसमिस आल्सो हर एप्लीकेशन, कोर्ट कैन एक्सेप्ट. इन केस दैट प्ली इज एक्सेप्टेड, then this proposition applies. Okay, all right, fine. That's again interesting fact. अब अगर सपोज इसी सीनियर सिटीजन के उसमें देखते हैं कि विल बना दी गई थी विच वॉज नॉट शेयर्ड बाय द फादर और द मदर टू द किड्स. जैसे होता है ना, वो दिखाते हैं विल को ऐसे ही रखा जाता है. विल तो डेथ के बाद ही डिस्क्लोज होती है. नहीं, कई बार लोग पहले भी तो बना देते हैं, मतलब बना देते हैं, थोड़ी नॉलेज होती है, विल बनी हुई है, लेकिन वो रजामंदी से सब. हाँ, वो ऑपरेट होएगी डेथ के बाद. ऑपरेट तब होगी. तो कई बार ऐसा होता है कि देयर इज सम लाइक द मेल मेंबर के नाम पे घर है ना, और उसने विल बनाई और टुमारो द मदर इज सर्वाइविंग and she is not happy. Suppose let's say घर में इकट्ठे रह रहे हैं बच्चे with their mother and she is not happy with the behavior and whatever after of the kids.
तो what right does she have that she can she claim will have to challenge that will. she has to challenge the will? And grounds of challenge can be fraud also, can be misrepresentation also, can be undue influence also. अच्छा The अच्छा will was not properly executed. अच्छा For execution of a valid will, हाँ जी that will has to be proved at the threshold of section 68 of the Evidence Act. उसमें क्या होता है सेक्शन 68 में कि that will has to be signed by 2 independent witnesses. अच्छा उन दो में से एक का एग्जामिन होना कोर्ट में बहुत जरूरी है. अगर जब कल को चैलेंज होती है एक यदि लिविंग है तो यदि वो उनकी डेथ हो चुकी है तो उनके वार्ड्स आएंगे in order to identify the signatures. Yes, my father used to sign लाइक दिस ये उन्हीं like के this, सिग्नेचर्स हाँ. हैं. अच्छा प्रोपाउंडर ऑफ द विल. तो यदि सेक्शन 68 के पैरामीटर्स पूरे साबित हो जाते हैं, पूरे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो विल कैन बी डिक्लेयर्ड एज वैलिड विल. अदरवाइज इट कैन, यदि वो नहीं पूरे होते तो विल कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल. इलीगल. इफ विल इज डिक्लेयर्ड इलीगल, हाँ जी. देन मदर विल गेट हाफ शेयर. एंड हाफ ऑन विद Half will go to by way of inheritance, because inheritance has to be on the basis of class 1 heir. All falls under section 8. द Class किड्स one एंड द है. मदर. और अगर फादर ने सारा कुछ मदर के नाम रखा हुआ है, देन देयर इज नथिंग टू Then- वरी. then no देन शी problem. इज द ओनर. No need to challenge it then. नो, फिर तो चैलेंज वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया. बिकॉज जनरली ये फीलिंग होती है कि मे बी कई बार ऐसा होता है कि द लेडी इज नॉट वेल एंड गलती से द मेल मेंबर हैज पास्ड अवे, तो वो वहाँ पे ये इश्यूज आ जाते हैं. बट दिस इज समथिंग वी रियली लर्नड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. मैरिड वुमेन का लॉ, सी मैरिज इज अ एक हमारे कंट्री में एक इंटीग्रल एंड वर्शिपिंग एक फिनोमेना है वेयर एवरी पेरेंट वांट बच्चों की शादी हो जाए. बिल्कुल. and it's it's a legal process also. मतलब legalized marriage has a value. अब जैसे आपने अभी तो एक senior citizen and daughter in law का बताया. What if there is a strained relationship between a husband and wife? We know that she can ask for alimony, but is it true that if daughter-in-law is working, she can't claim alimony? ऐसा एलिमनी नहीं, मेंटेनेंस. एलिमनी तो इन द केस ऑफ डाइवोर्स है ना. फिर वो एलिमनी का क्वेश्चन आता है कि फॉर पार्टिंग वेज एक्सेप्ट दिस परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 देन 26. डाइवोर्स में. अच्छा. During subsistence of marriage and during pendency of litigation, wife can ask for maintenance. Maintenance. इसमें यह है कि there is no such absolute bar. If wife is having dominant position, earning more than the husband, even husband can ask for maintenance. There is no bar. ऐसे भी होता है. ऐसे In a given case, husband can also seek maintenance from the wife. आपने ऐसा कोई केस किया? किया नहीं, लेकिन there is no such bar. There is no such bar. तो मतलब जो men are not always at receiving end. ऐसा तो नहीं है कि Court has to assess जी the situation on the basis of evidence led before it. Who is earning how much? हाँ जी. आपकी वो आपकी कोई पे स्लिप आएगी, है आपका कोई बिजनेस वो आएगा, जी. प्रोस्पेक्ट्स Obviously, आएंगे, आपका, क्या आप bank बिजनेस करते statement हैं, है, तो क्या भी एविडेंस आएगा. फिर कोर्ट कंपेयर करती है. बहुत सी बार कोर्ट कहती है भाई वाइफ तू भी 30,000 अर्न कर रही है पर मंथ या 3 lakhs कर रही है, हस्बैंड इज आल्सो अर्निंग, सेम. and if supposing kids are there, so far as children are concerned, हाँ जी. normally court ask both the parents to contribute towards that. Towards that, if they are equal at par. Equal or more or less Same. Otherwise दोनों ही अर्न लैक्स में कर रहे हैं तो ये लग्जरी लिटिगेशन. लेकिन स्टिल कोर्ट हैज टू बैलेंस इट. The court balances. ऐसा नहीं है कि हमेशा आदमी को ही नहीं, करना ऐसी है. बात ऐसा नहीं, नहीं ऐसी है. बात. ऐसा नहीं है. दैट वी कांट एग्जिबिट सच बिहेवियर You ऑन cannot. रिकॉर्ड. All right. Guys, I hope आप हमारा पॉडकास्ट अभी तक एंजॉय कर रहे हैं. तो प्लीज डू क्लिक द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो. द नेक्स्ट वेरी हॉट टॉपिक ऑफ अ कंट्री जो है रेप केसेस एंड जो व्हेन वुमेन आर वर्किंग इन वर्क प्लेस, तो उनके साथ जो वहाँ पे बिहेवियर होता है विच इज़ इनडिसेंट बिहेवियर. तो लेट्स स्टार्ट विद व्हेन वुमेन जो घर से बाहर काम के लिए जाती हैं और कई ऐसे उनके साथ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर पाती हैं, या कोई लैंग्वेजेस ऐसे यूज़ की जाती हैं, इनअप्रोप्रिएट टच किया जाता है. यू कांट हैव कैमरा दैट टाइम टू गिव अ प्रूफ ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. सो व्हाट डज लॉ से अबाउट इट? मैडम इसमें ऐसा है कि हर एक इंस्टीट्यूट में जी. कुछ इंटरनल
कमेटीज और सब कमेटीज आमतौर पर बनाते हैं। ओके कोई भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो आपका, तो फॉर दिस इंस्टेंसेस ऑफ हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसमें सेंसिटाइज भी करते हैं पहले हर एक उसको एम्प्लॉई को, पर्टिकुलरली वुमेन को करते हैं कि यू हैव दिस राइट, इफ़ यू फाइंड सच टाइप ऑफ मिसबिहेवियर फ्रॉम एनी पर्सन यू प्लीज इन्फॉर्म अस। सो इसमें एक्ट भी बना हुआ है, उस एक्ट के नीचे कमेटीज बनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द कमेटी। ओके तो कमेटी यदि उसको रिकमेंड करती है कि भाई, कमेटी उसको ये देखती है भाई व्हाट इज द ट्रुथ, देयर शुड नॉट बी एनी फॉल्स एलिगेशन। तो कमेटी जो भी मैकेनिज्म अडॉप्ट करती है इन ऑर्डर टू कलेक्ट एविडेंस आइदर बाय वे ऑफ एफिडेविट्स और बाय वे ऑफ सम अदर इंस्टेंस ऑफ सम को एम्प्लॉइज की वेदर को एम्प्लॉई हैज सीन। जी सो जैसे कि हमारे हाईकोर्ट में भी कमेटी बनी हुई है, ऐसे एक दो इंस्टेंसेस ऐसे आए थे मिसबिहेवियर के। तो मैडम इसमें ऐसा है कि ये जो चलो जो भी एक्ट है इसमें जेन्युइन केसेस भी होते हैं, मिसयूज भी करते हैं लॉ। मिसयूज भी होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसी जजमेंट दी है जैसे एज पर द पैरामीटर्स जो डिसाइडेड होते हैं एंड आप उससे नहीं खुश हैं एंड दैट रियली हर्ट्स यू समवेयर एज अ ह्यूमन बीइंग? नहीं मैडम, जो आपने जजमेंट दिया ना, यू आर सपोज टू एंडोर्स इट एवरीवेयर। तो अभी वो आपके से पर्सनल मैं बात कर रही हूँ कि जैसे एक सो कॉल्ड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, वैसे कोई एक पार्टी है जो आपको लगता है इनोसेंट थी लेकिन उनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं था, तो आई हैड टू फोर्सिबली से द अदर पार्टी इज फाइन। हाँ, लेकिन उसमें पता तो लग गया ना भी, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड पे ही लॉस्ट केस। बट यू फील दैट समवेयर। हाँ, लेकिन हमें तो वी आर बाउंड बाय लॉ ना। नहीं, बट वो वैसे लगता होगा काश आप जुडिशियल डिस्क्रिशन दे सकते हैं, हाँ बट डिस्क्रिशन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन जुडिशियल पैरामीटर्स। या उसमें आप वेवर्ड और आर्बिट्ररी वो नहीं डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते। A very कॉमन थिंग इज दैट हमारे ना यहाँ पे डिफेम बहुत जल्दी करते हैं, खासकर लेडीज़ लड़कियों को तो कैरेक्टर पे आ जाती हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, व्हाटएवर। तो या लड़कों के भी जो अच्छी फैमिलीज़ की उनके भी हाउएवर द डिफेम करना हैज़ बिकम वेरी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑल्सो। आजकल AI का ज़माना है, तो फॉल्स जैसे आपकी वो पिक्चर्स बन जाती हैं, मॉफ्ट पिक्चर्स बन जाती हैं। बिल्कुल। सो दिस इज बिकम अ वेरी, जब तक वो जजमेंट नहीं हुई है, द फैमिली दैट पर्सन इज अंडर गिल्ट एंड एम्बैरेसमेंट, यू नो, has to undergo very rigor of this undue this is unholy thing. अनहोली। या सो इज देयर एनी, जब वो अब एक तो ये पार्ट है कि उसको बेचारे को प्रूव करने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। That fellow can file suit for damages no suit for defamation under section 499. सो व्हाट इज इट, क्या पनिशमेंट है उसकी डिफेमेशन? उसमें पनिशमेंट है यदि प्रूव हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए है ना बड़ा डेफेमेशन को प्रूव करना भी है ना, there are 3 ingredients of it. Actuated with malice, वो तो सूट फॉर डैमेजेस का है, ये सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। हाँ जी, वो तो प्रोसिक्यूशन का यू कैन आस्क फॉर डैमेजेस। हाँ जी, लेकिन ये 498 में क्लॉजेज हैं, अंडर विच क्लॉज दिस एक्ट फॉल्स। जी, देयर आर सो मेनी क्लॉजेस। जी, तो इसको ये जो कंप्लेंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होएगी, ये हाँ, कोर्ट में कंप्लेंट केस आएगी इसके अंदर। हाँ जी, इसमें ना प्रोसीजर इज वेरी लेंथी, बट पनिशमेंट इफ प्रूव्ड, मिसकंडक्ट प्रूव करने में हिल जाएगा बंदा। अच्छा, बहुत रिगर ऑफ प्रोसीजरल जो लॉ है ना इसमें, देयर आर सो मेनी, लेकिन प्रूव होते भी हैं, प्रूफ होते भी नहीं। अब जैसे कई लोग जो अफवाहें फैलाते हैं उनके ऊपर क्या, वो तो आई थिंक हाई कोर्ट में तो नहीं आता, वो तो पुलिस लेवल पे भी सेट हो जाता होगा कि आते हैं आपके पास। अफवाहों में भी तो स्कैंडलस इम्पुटेशन है ना। हाँ जी, हाँ जी, स्कैंडलस इम्पुटेशन में वन कैन आस्क फॉर डैमेजेस आल्सो। जी 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 जी। तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय लॉ कि ये भी एक ऑफेंस है। सूट इन मैलिशियस जो है ना, हाँ जी, नहीं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तो अलग हो गया इसमें तो। इसमें तो डैमेजेस वैसे भी आपको डेफेमेशन का है केस, डेफेमेशन का फाइल करो कि इन केस सच assertions made by imputation made by so and so has lowered down my image in public, so he has defamed me and he has caused
loss to me, loss of reputation, ask for any damages also, prosecute him for the defamation also. या सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल जो अच्छा जो साथ में एक तो जो बंदा कर रहा है उसके जो फ्रेंड्स या फैमिली कर रहे हैं वो भी एक वो है कल्प्रिट है. उसमें मैडम ऐसे है कि सपोजिंग एक डिफेमेशन का केस फाइल हुआ, इन केस दैट केस इज डिसमिस्ड डिफेमेशन का, अपोजिट पार्टी हैज ए राइट टू फाइल सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ malicious prosecution. कि in fact there was a case, that case was actuated with malice, and ultimately that case resulted in acquittal. I am entitled for compensation on account of malicious prosecution. My image has been maligned. Yeah, the other way. So both ways. It is very dicey thing. It's a very dicey thing. So it's better कि बंदा ठीक ढंग से रहे because any ऐसे है सोसाइटी में सारी चीज चलती हैं मैडम, सारी चीजें चलती हैं और एट द एंड डिसीजन आपने लेना होता है. सारी चीज चलती हैं. और वो वर्कलोड कोर्ट्स पे अनड्यू लिटिगेशन का ज़्यादा है. जो लिटिगेशन अवॉइड हो सकती है ना उसका वर्कलोड ज़्यादा आजकल. तो व्हाट इज एक कोई लॉ चेंज हुआ है कि इतने दिनों में कोर्ट को केस को जजमेंट देनी है बिकॉज इट्स बीन लिंगरिंग ऑन सिंस इयर्स. मैट्रिमोनियल केसेस में आप यदि सेक्शन 23 देखें, डाइवोर्स का केस है सपोजिंग, कोडिफाइड लॉ ये है इट हैज़ टू बी डिसाइडेड विद इन 6 months. Within 6 months and is it executed होता है ऐसे? 6 साल में भी नहीं होता. तो nobody asks about it कोई इसके ऊपर. मैडम केस डलते हैं, हाई कोर्ट में डलते हैं, हम भी देखते हैं अभी क्या. अब आवर सिस्टम इज सच. आप केस डलता है, रिटर्न स्टेटमेंट, अब रिटर्न स्टेट सपोजिंग टुडे केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ सब जज फर्स्ट क्लास. ओके, केस रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए लगता है. नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 8 रूल 1 CPC, 30 days टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट. जी. अब रिटर्न स्टेटमेंट 30 days में फाइल नहीं की, कोर्ट बाय इट्स डिस्क्रिशन में एनहांस द टाइम बाय 30 more days, thereby making it 60 days. फाइल करो. अब उसके आगे तो कोर्ट कोडिफाइड लॉ इज साइलेंट, लेकिन कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन कैन ग्रांट 90 days ऑल्सो. अब हम यहाँ थे तो मैंने 120 days कर दिया टाइम. अच्छा आपने किया था? मैंने किया 120 days, बट वी कांट इंक्रीज इट बाय इन्फिनिटी. ऑफ कोर्स इट इज इंक्रीज्ड बाय इन्फिनिटी, है ना? इन्फिनिटी तक थोड़ी लेके जाएंगे. देयर हैज टू बी सम एंड समवेयर. हाँ जी बिल्कुल. तो आई ड्रॉ वन लाइन. हाँ जी. कि भाई 120 days के बाद में वो दैट टू बाय इफ द पार्टी मेक्स आउट ए केस दैट प्लीज एक्सटेंड द टाइम बिकॉज ऑफ ABC रीजंस. द डाइवोर्स केस है जो मैट्रिमोनियल कोई भी केस 120 days के बाद में मैं उसका राइट ऑफ कंटेस्ट था ना, डिफेंस. हाँ जी. वो स्ट्राइक ऑफ कर देता. तो ये जज के पास पावर होती है? हाँ. आप एग्जीक्यूट करते थे बट आई डोंट थिंक सारे करते होंगे. नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं बट आप करते हैं तो दैट केस इज गॉन. उससे क्या है कि जो भी उसने प्लीड किया दैट हैज टू बी टेकन टू बी करेक्ट. देन वो उसको एंडोर्स कर देगा, खत्म हो जाएगा. लेकिन क्या करते हैं, सपोजिंग रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में आपने 120 दिन लगा दिए. हाँ. टाइम लिमिट आपकी 6 months है. कब तो आप एविडेंस लीड करोगे जी. और एविडेंस लीड करने के दौरान यदि किसी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ एक पार्टी हाईकोर्ट आगे से लेगी प्रोसीडिंग का, तो वो ऑर्डर जल्दी तो केस डिसाइड नहीं होगा. 1 वर्ष स्टे हो गया था हाईकोर्ट में, वो 2-3 years ले जाता है. तो व्हाट वुड हैपन टू दैट टाइम लिमिट ऑफ 6 months? इट इज नॉट feasible. It is not feasible. So I think certain laws has to be. तो उसके लिए आपको थोड़ा you will have to relook to the provision. Okay. एंड अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस कि भी एक लिटिगेशन में इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के खिलाफ यदि हायर कोर्ट ने स्टे कर दिया एक बार, हाँ जी, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द लोअर कोर्ट, हाँ जी, वो केस 2-3 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, उसमें वैसे निकल जाते हैं, नंबर नहीं आते फिर केस के. ऑब्वियसली वही हो रहा है हमारे सिस्टम में, वही हो रहा है. एंड तो हम ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, बिकॉज सिस्टम इज लाइक दैट. सिस्टम इज लाइक दैट ना, कि आप उसको नहीं कर सकते. नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ जजेस जी, दे आर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है.
आपसे बात करके मुझे लगता है दैट यू ऑल्सो फील एज अ सीनियर पर्सन दैट देयर हैज टू बी चेंज एंड विच वी आई थिंक हम सारे कंट्री मैन भी ऑल्सो फील दैट हमारे जो मैडम, पुराने लॉज हैं वो नहीं चेंज मैडम, होने चाहिए. ऐसा चेंज कहते क्योंकि मैं भी रिटायर हो गया, हम भी कहते रहे भाई क्या ये चेंज करना होना चाहिए. हाँ जी, हमारे से पहले वाले भी हो गए और भी शायद हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हु विल Implement. दिस, लेट्स होप. Let's so. Before we end the podcast with you, which has been very interesting and knowledgeable, आपसे एक क्वेश्चन मैंने ये पूछना है कि आई थिंक यू सर्व्ड एज एन एडवोकेट फॉर 29 इयर्स. अगर मैं Yes, I started my profession in 85. हाँ जी. So till my elevation in 2014, I was in So this profession. you were at then you obviously got promoted as the judge. तो एक ना नोशन है एक आम इंसान. तो आई वांट टू नो बोथ द साइड्स कि एडवोकेट इज़ अ पर्सन जो आपको भाई ध्यान से पढ़ना इन चक्करों में वो तो आपको लूट लेते हैं वट एवर यू नो दिस इज़ एक धारणा है, ठीक है. और ये धारणा प्राइवेट डॉक्टर्स बेचारों की भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए वो तो तुम्हारे से ना मतलब दिस इज़ लाइक इट गोज़ हैंड इन हैंड विच इज़ आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. तो आपका क्या है, क्या आप कैसे एडवोकेसी को आज की डेट में कहते हो कि जैसे आपने एज अ जज प्रेशर्स बताए, एज एन एडवोकेट आई एम श्योर दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स अगेन क्योंकि ऑफ अगेन इवन आई सीन दैट जो लोग हैं वो भी एडवोकेट्स को भी काफ़ी ब्लेम करते हैं आजकल. Madam, blame game is something different. बट व्हाट इज द प्रेशर? If someone is having some genuine case of misconduct of any lawyer, जी. Advocates Act is in place So to answer that. Our citizen- bar council is not having any, is not empty formalities. Bar, if complaint is maintainable before the bar council, in case some misconduct is committed by a lawyer in जी. terms of Advocates Act, जी. so complaint can be filed and necessary action can be taken by the By bar council. the person against the advocate. Law. By the bar council of No, but he can, the person, outsider person will file a complaint against before the bar council. Okay. And our system is in place. All corrective steps can be taken. अच्छा जी. अब उसमें आप चलो वो एक दिस इज द रेमेडी प्रोवाइडेड. अब इट इज वेरी कॉमन थिंग, एनीबडी कैन रेज भाई आपकी केस में डेट क्यों पड़ गई, बोला पता नहीं वकील ही कुछ नहीं करता. हाँ हाँ हाँ. दिस इज नॉट सोनली एट्रीब्यूटेबल टू ए लॉयर, ये तो बहुत कॉमन चीज है. दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू द सिस्टम. Yeah. एक केस सपोजिंग 300 नंबर पे लगा हुआ है आज, हाँ जी. और जज साहब ने भी पूरी कोशिश कर ली भी कितने केस टेकअप करने हैं, जज साहब भी 150 तक पहुंच गए, 300 तक नहीं पहुंच पाए. नहीं पहुंच पाए. कोर्ट टाइम 4 बजे तक का है, जी. जज साहब ने अपना वो काम करना है. हाँ वो जी. 300 तक नहीं पहुंचे तो द रिमेनिंग केसेस हैव टू बी Next. हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डेट्स. अब उस ऐसी सूरत में यदि कोई भी आदमी ये एलिगेशन लगा दे भी वकील कुछ नहीं यार, तारीखी पढ़ती हैं कोर्ट में, तारीखी पढ़ती हैं, तारीख पढ़ने के बाद डिसाइड भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं. तो ये दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एलिगेशन है. कोई किसी, अब ठीक है, अब कॉमन उसमें हम भी प्रैक्टिस में थे, तो यदि कोई किसी का केस लूज कर जाए कोई, तो वो भी भाई सेटिंग होगी. व्हाट इज दिस सेटिंग? आई नो. वेरी राइट. मतलब कोई भी आदमी यदि कोई केस को लूज कर जाए, हाँ. तो ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होगा ना उसका, "अबे यार कुछ मिसगिविंग्स, कुछ अंडर द टेबल कुछ हुआ है शायद", तो पहला स्ट्राइक ये करता है उसको. एब्सोल्युटली. ये गलत बात है, ऐसे नहीं होता. दोनों पार्टी नहीं जीत सकती. जी. और यदि कोई ऐसी चीज है तो प्रूव करो. बिल्कुल. अब वो प्रूव करने का आपका राइट है. मैकेनिज्म इज देयर Yeah. prove it. Yeah. गेट दैट पर्सन प्रोसिक्यूटेड. Yes. Yes. लेकिन ये एक ऐसे जर्नल एलिगेशन लगाना, ये जैसे कीचड़ उछालने वाली बात होती है नहीं है. ये हेल्दी प्रोफेशन के लिए मेरी तो एडवाइस, चलो मैं भी वकील था 30 साल तक, जी. तो मेरी एडवाइस तो मैं जज होके भी जहाँ भी मेरे को मौका मिला थोड़ा बहुत मतलब वकीलों को बताने का, तो वकीलों को मैंने यही कहा कि स्टडी योर इनिंग जस्ट लाइक ए टेस्ट इनिंग इन क्रिकेट मैच. हैव प्रिसिशन, डिसिप्लिन, लॉन्गेविटी. डोंट बिलीव इन T20 छक्के ऐसे मत मारो. दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड फॉर 20 hours, 20 overs only. Yeah. स्टडी योर इनिंग लाइक ए टेस्ट मैच. लॉन्ग इनिंग खेलो. स्टडी योर इनिंग विद पेशेंस. जी. क्राफ्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए लॉयर के अंदर. डिसिप्लिन होना चाहिए. हम्म. इंटेग्रिटी होनी चाहिए. रिस्पेक्ट होनी चाहिए सिस्टम के प्रति.
अब ऐसे आप आए भाई 20 ओवरों का मैच है, प्ले किया, मारो, नो टेक्निक, नो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चलो उसमें तो एक है ना, वो है चार्म है उसका, अलग चार्म है, क्योंकि लिमिटेड ओवर के मैच होते हैं। तो मैं तो आप वो कॉन्सेप्ट को मैं लीगल प्रोफेशन में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इन लीगल प्रोफेशन लॉयर शुड एक्ट लाइक ए टेस्ट मैच प्लेयर, या believe in longevity, study your inning with all techniques, goodwill create करो। तो आई थिंक जैसे पुराने टाइम में वकीलों को बाबूजी बोलते थे, जी ये बाबू सो एंड सो, उनके अब ठीक है वो, लेकिन वो उनकी आप देखो, आप जब भी कोई आप पुरानी पिक्चर देखते हो ना, वो कोई पुराना वकील होता है ना, वो उसका एक ऑरा ही अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल खानदानी वकील बन जाता है वो। हाँ जी रिस्पेक्टफुल फिगर। रिस्पेक्टफुल फिगर होती है। तो वो एक्चुअली थोड़ा विद द चेंज ऑफ सोसाइटी, चलो फिर भी अभी भी काफ़ी ऐसे एडवोकेट्स हैं वो आर enjoying very good reputation. Yeah, they are. And of course, there are many of them. That's just the way we look at things. होना भी चाहिए ऐसे ही। बिल्कुल जी, with black white exists, और शायद कई जो नहीं ठीक करते तो इट्स अलार्मिंग बेल। एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अपने आप, अपने, हाँ, दे शॉर्ट लिव्ड, दे आर शॉर्ट लिव्ड इंस्टिंक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो वही कहता है ना, जो शॉर्ट लिव्ड प्रैक्टिस करता है वो धीरे धीरे अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। वो उससे खुद के कर्म उसको मार जाते हैं। तो कर्मास में आप भी बिलीव करते हो, ऑफ कोर्स, जब भी इतनी दूर पहुंच पाए। सो आज इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। इनफैक्ट आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, और मैंने खैरन से बात करते करते, राजमोहन सर से बात करते करते बहुत कुछ सीखा। एंड आई एम श्योर आपने तो ऑब्वियसली आपने भी सीखा होगा। बीइंग अ ले मैन, आई थिंक ही इज़ रियली थ्रोन लाइट्स ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने टच किया, दैट लॉयर्स एंड जुडिशरी सिस्टम इज़ नॉट बायस्ड, इट्स वेरी प्योर। जो इंसान सज़ा के काबिल है, के लायक है, उसी को ही सज़ा दी जाती है। सबके अंदर एक इंटीग्रिटी है, एक ऑनेस्टी है, एक कॉन्शियस है, जो हर कोई फॉलो करता है। सो वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन लॉयर्स एंड जुडिशरी सिस्टम। सो विद दिस वी साइन ऑफ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर। थैंक यू।